हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 20 की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है परिवहन। और हमने देखा परिवहन के 3 मुख्य साधन हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। बच्चों, हमने स्थल परिवहन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ली। आज हम पढ़ेंगे भाग 5 के अंतर्गत जल परिवहन के बारे में। बच्चों, जल परिवहन के अंदर क्या हमें सड़कों का निर्माण करना पड़ता है? क्या हमें रेल मार्ग बिछाने पड़ते हैं? जी नहीं बच्चों, जल परिवहन इसीलिए कहा जाता है कि विश्व का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। ठीक है बच्चों, और भारी भरकम सामानों को भी इसमें आसानी से लाया और ले जाया सकता है। बच्चों, यदि हमें विश्व में माल को पहुंचाना है या मंगाना है, तो इसके लिए हम 2 प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकते हैं, एक तो वायु मार्ग का और एक जल मार्ग का। लेकिन बच्चों, जो वायु मार्ग है वो अत्यंत महंगा साधन है। इसके अलावा भारी सामानों को उसमें लाना और ले जाना संभव नहीं है, इसीलिए जल परिवहन ही उत्तम साधन माना गया है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसके बारे में। जल परिवहन सबसे सस्ता है, इसमें परिवहन मार्ग निर्माण एवं रखरखाव की समस्या नहीं होती है और भारी भरकम सामानों को सुरक्षित परिवहन हो सकता है। ठीक है बच्चों, रेल मार्गों के विकास के कारण आंतरिक जल परिवहन कम होने लगा, किंतु इसके विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। भारत व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से विश्व में 16वें स्थान पर है। जी हाँ बच्चों, यदि हम व्यापारिक जहाज की बात करें तो भारत की रैंकिंग कौन सी है बच्चों? 16वें स्थान पर आती है। बच्चों, जो जल मार्ग होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है आंतरिक जल परिवहन और एक होता है महासागरीय जल परिवहन। बच्चों, आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत देश की नदियों और नहरों का इस्तेमाल आने और जाने के लिए किया जाता है, और महासागरीय जल परिवहन में हम एक देश से दूसरे देश में जाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आंतरिक जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। और आंतरिक जल परिवहन के अंदर हम 3 बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे: राष्ट्रीय जल मार्ग, आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधाएं और आंतरिक जल परिवहन के लाभ। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग, जो कि गंगा नदी में स्थित है। बच्चों, कोलकाता में के निकट स्थित है हल्दिया, और हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक ये मार्ग जाता है। ठीक है बच्चों, तो हल्दिया इलाहाबाद तक जो ये मार्ग है इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1। ठीक है, उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है दूसरा जल मार्ग, सदिया से लेकर धुबरी तक। ठीक है बच्चों, ये स्थान है सदिया और ये है धुबरी। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर 2 जल मार्ग देख लिए हैं, इलाहाबाद से हल्दिया और सदिया से धुबरी। एक एक करके हम सभी जल मार्गों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसी प्रकार से केरल में भी 3 जल मार्ग हैं। उद्योग मंडल नहर, ठीक है बच्चों, ये केरल का मानचित्र हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये अरब सागर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उद्योग मंडल नहर, चंपाकारा नहर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कोट्टापुरम से लेकर कोवलम तक। ठीक है बच्चों, ये है कोवलम और ये है कोट्टापुरम। तो कोट्टापुरम से लेकर कोवलम तक ये भी एक जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम लिखेंगे इसके बारे में। आंतरिक जल मार्गों के बारे में लिखते हैं। भारत के पास अंतर्देशीय जहाजरानी के लिए 14,500 किलोमीटर का जल मार्ग है। ठीक है बच्चों, हम आंतरिक जल परिवहन की बात कर रहे हैं, यानी कि 14,500 किलोमीटर का जल मार्ग है, जिसमें नदियां एवं नहरों का योगदान सर्वाधिक है। इसमें से बड़ी नदियों के 3,700 किलोमीटर लंबे मार्ग है बच्चों। ठीक है, जो कि यंत्रीकृत नौकाओं के द्वारा नौगम्य है। इसमें से भी 2,000 किलोमीटर लंबे जलमार्गों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त देश में 4,300 किलोमीटर नौगम्य नहरें भी हैं, जिनमें से केवल 900 किलोमीटर लंबे नहर मार्ग को ही हम यंत्रीकृत जलपोतों द्वारा नौगम्य कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी नदियाँ हैं, क्षमता भी ज़्यादा है, लेकिन जो परिवहन करने वाला जो मार्ग है वो कम है। ठीक है बच्चों, देश के सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है बच्चों, तो ये कुल मिलाकर कितने राज्य हो चुके हैं? 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर आंतरिक जल मार्गों का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जल मार्ग के लिए 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, और इन्होंने नदियों में स्थायी जलमार्ग विकसित करने के लिए
6 महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। बच्चों आपने नेशनल हाईवे के तो नाम सुने हैं, उसी प्रकार बच्चों ये है वाटर हाईवेज। और कितने वाटर हाईवेज है? 6 वाटर हाईवेज हमारे सामने हैं। बच्चों सबसे पहले हम बात करें गंगा में हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक। बच्चों हमने यहाँ पर देखा भी था, ये देख सकते हैं मानचित्र के अंदर, ये देखिए, ये रहा बच्चों इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा है सदिया से लेकर धुबरी तक। और बच्चों तीसरा है केरल में चंपाकारा नहर, मैंने आपको बताई थी मानचित्र में। चौथी है बच्चों पश्चिमी तट नहर कोवलम से कोटापुरम। और पांचवी है केरल में उद्योग मंडल नहर। और छठी है बच्चों असम में भागा से लखीपुर। और बच्चों इन 6 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा मिल चुका है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि आंतरिक जल परिवहन के विकास में क्या क्या बाधाएं आती है। बच्चों हम जानते हैं कि भारत की ज़्यादातर नदियाँ कैसी है? मौसमी है। और मौसमी नदियाँ होने की वजह से उनमें जल का अभाव हो जाता है। और बच्चों जब जल का अभाव हो जाता है तो परिवहन का कार्य नहीं हो पाता है, ठीक है बच्चों। तो लिखते हैं हम नदियों का मौसमी होना। और बच्चों इसी वजह से जल स्तर पे भी क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। और बच्चों नदियों में जगह जगह पर क्या बने हुए हैं? जल प्रपात बने हुए हैं, जिससे कि परिवहन का कार्य नहीं हो पाता है। अवसाद की अधिकता। बच्चों आप जानते हैं कि नदियों में नद्य भार होता है, उनमें गाद इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से वो नौगम्य नहीं रहती है। अगला है बच्चों सदावाहिनी नदियों से सिंचाई की नहरें निकालने से जल की कमी आ जाती है। बच्चों भारत कृषि प्रधान देश है और सिंचाई करने के लिए जल कहाँ से लिया जाता है? नदियों से लिया जाता है। तो बच्चों इस स्थिति में नदियों में जल कम हो जाता है और जल परिवहन का कार्य नहीं हो पाता है। अगला है बच्चों तटीय क्षेत्र की नदियों का लवणीय होना, ठीक है बच्चों। तो ये कुल मिलाकर 6 ऐसी बाधाएं हैं जो आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक जल परिवहन के लाभ के बारे में। बच्चों सबसे पहला लाभ क्या है कि सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। सड़क मार्ग की तरह सड़कों का निर्माण करना नहीं पड़ता है, रेल मार्ग की तरह पटरियों का निर्माण भी नहीं करना पड़ता है। तो बच्चों लिखेंगे सबसे सस्ता परिवहन साधन है। अन्य साधनों की तरह रखरखाव पर खर्च नहीं करना पड़ता है, ऊर्जा की बचत होती है, भारी सामान के लिए उपयुक्त है। वर्षा काल में पूर्वोत्तर भारत में सड़कें व रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, उस परिस्थिति में बच्चों जल परिवहन ही काम में आता है। और बच्चों जल परिवहन में प्रदूषण भी कम होता है, ठीक है बच्चों। तो ये थे आंतरिक जल परिवहन के लाभ। तो बच्चों आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत हमने 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय जल मार्ग, आंतरिक जल परिवहन के मार्ग में आने वाली बाधाएं और आंतरिक जल परिवहन के लाभों के बारे में। बच्चों अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे महासागरीय जल परिवहन के बारे में। जी हाँ बच्चों हमने जल मार्ग को 2 भागों में बांटा था, आंतरिक जल परिवहन और महासागरीय जल परिवहन। तो बच्चों आंतरिक जल परिवहन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे महासागरीय जल परिवहन के बारे में। जी हाँ बच्चों एक देश से दूसरे देश की जो यात्रा होती है वो महासागरीय जल परिवहन के माध्यम से ही होती है, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पर देख सकते हैं भारत के जो प्रमुख समुद्री पतन है ये बच्चों परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पश्चिमी तट से। बच्चों यह है कांडला बंदरगाह। बच्चों आप भी इसे आवश्यक रूप से अपने मानचित्र में नोट करें, एटलस में देखें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है बच्चों। तो गुजरात में यह है कांडला। इसके अलावा बच्चों यदि हम बात करें मुंबई तट की, जवाहरलाल नेहरू तट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बच्चों फिर आता है मारम गोवा बंदरगाह। हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों, कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मारम गोवा बंदरगाह, न्यू मंगलोर जो कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक है बच्चों। केरल में स्थित है कोच्चि बंदरगाह। यदि हम पूर्वी तट पर चलें तो सबसे पहले आ रहा है तूतीकोरन बंदरगाह बच्चों, फिर आता है चेन्नई बंदरगाह और उसी के निकट आता है एन्नोर बंदरगाह, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से बता देती हूँ, कांडला बंदरगाह, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मारम गोवा, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरन, चेन्नई और एन्नोर, ठीक है बच्चों। अब आंध्र प्रदेश में यह है विशाखापट्टनम, उड़ीसा में है पारादीप और पश्चिम बंगाल में है हल्दिया बंदरगाह। तो बच्चों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आप इन सब बंदरगाहों को नोट करेंगे।
और बच्चों बंदरगाह पर क्या कार्य होता है? बंदरगाह जिसे हम पतन भी कहते हैं, वहां पर जहाज रुकते हैं, सामान को चढ़ाते हैं और उतारते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसके बारे में। समुद्र अथवा नदी के किनारे पर स्थित वह नगर जिसमें एक पोताश्रय होता है, जहां जहाजों से माल उतारने तथा चढ़ाने की सुविधा होती है, बंदरगाह कहलाता है। भारत की 7,517 किलोमीटर लंबे समुद्र तट रेखा व 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का समुद्री आर्थिक क्षेत्र है। संपूर्ण तटरेखा पर 13 प्रमुख पतन है और 20 लघु एवं मध्यम पतन है। ठीक है बच्चों, तो 13 प्रमुख पतनों की हमने लोकेशन देखी थी। देश का लगभग 95% और मूल्य स्तर पर 70% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। 13 बड़े बंदरगाहों द्वारा कुल समुद्री व्यापार का 76% पूरा किया जाता है। देश में 200 मध्यम एवं छोटे बंदरगाह स्थित है। ठीक है बच्चों, अब हम किसके बारे में लिखेंगे? भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड के बारे में लिखेंगे, जिसका कार्य क्या है? बड़े बड़े जहाजों के निर्माण का कार्य होता है। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है? भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड। बच्चों, देश की सबसे बड़ी जहाज रानी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी को भारत सरकार ने 24 फरवरी 2000 को मिनी रत्न का खिताब दिया है। जी हाँ बच्चों, जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां होती है जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, उन्हें मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। कंपनी की देश की कुल भार वहन क्षमता है 3.5% और वर्तमान में कंपनी के पास जो बेड़ा है उसमें 84 पोत है। ठीक है बच्चों, तो हमने 2 प्रकार के जल मार्गों के बारे में पढ़ा, आंतरिक जल परिवहन और महासागरीय जल परिवहन। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का भाग भली भांति समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, परीक्षाएं नज़दीक आने वाली है। तो बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।